एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आज से संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से पहले पीएम मोदी ने हंस द्वार से मीडिया को संबोधित किया और इस बार सत्र के दौरान परमाणु ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सुधार के विधेयक पेश होने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर और दिल्ली से सटे हुए राज्यों में बढ़ते हुए प्रदूषण के साथ साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसे में आज जब कार्यवाही की शुरुआत हुई तो हंगामे की भेंट चढ़ी, जिसमें विपक्ष की तरफ से अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए। साथ ही विपक्ष का कहना कि सत्ता पक्ष की तरफ से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उसी को लेकर हम मुखरता के साथ आवाज उठा रहे हैं। वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। I really feel that it's shameful, the situation. This is the capital of city of our country. It's a shameful situation, and I feel that we should set aside politics, all parties. We should put all the forces together: administrative, political, civil society, judicial, and we should take some strong steps. Because how can we do this to our children? I mean, there are 2.2 lakh, no, not 2.2 lakh. There are 22 lakh children today who have permanent damage to their lungs, apparently, according to a study. लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दे। अमित तिवारी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शिंदे गुट से शिवसेना के प्रवक्ता एडवोकेट सुश्री बेन शाह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत अंश में आप ही के साथ करूंगी। चूंकि देखिए, अमूमन तौर पर यह देखने को मिलता है कि सत्र का जब पहला दिन होता है तो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जाता है। एक तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे, उस पर गहमा गहमी के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन जब जब सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो वह हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। इस सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाना चाहता है? उन मुद्दों को उठाना चाहता है जिससे जनता का सीधा सीधा जुड़ाव है। हम उठाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो बीएलओ है वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं इसी एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से, जो कि आज जो है जानलेवा बन चुकी है। हम उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। हम उठाना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो आज लोकतंत्र जो है वो सवालिया निशान में आ चुका है आपकी एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से। चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो निष्पक्ष अपनी जिसका होता था पहले, उस तरह से वो पूरा अपना डाइवर्ट होकर जो है आज बीजेपी की पूरा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम कर रहा है। हम उस पर चर्चा चाहते हैं। और इसके बाद भी मोदी जी क्या कहते हैं कि आपको ड्रामेबाजी करनी है, और ये इस देश के लोकतंत्र के मूल सवाल है। हम किस पे चर्चा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आज दिल्ली में जो है प्रत्येक जो व्यक्ति है दिल्ली में जो पोल्यूशन की जो सांस जहरीली हवा जो झेल रहा है, आज अब दिल्ली में किस प्रकार से लोगों को जहर दे रहे हैं पोल्यूशन के माध्यम से, हम उस पर चर्चा चाहते हैं। क्या पोल्यूशन जो है इस देश के मूल मुद्दा नहीं है? क्योंकि आज जो है अगर आप देखेंगे पीएम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, एलजी भी आपके हैं, सीएम भी आपके हैं, पड़ोसी राज्य की आप बात कर लीजिए चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, वो भी आप ही के हैं। उसके बाद भी आज जो है जैसे प्रियंका गांधी जी ने बताया कि 22 लाख बच्चे जो है वो पोल्यूशन से जो है प्रभावित हुए हैं। उसमें हम चर्चा चाहते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि भैया आप लोग मौसम के मजे लीजिए। आप जो है इसको कैसे लोगों पे जो है मजाक कर रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा चाहते हैं। और उसके बाद भी आप अगर उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे, उन्हीं मुद्दों पे जिसके लिए इस देश का संसद होना चाहिए, इस देश का संसद का मूल जो
एसेंस है वो ये होता है कि जो इस देश के लोगों को मुद्दों से जो प्रभावित करे उन मुद्दों पर चर्चा करना, ताकि हम एक बेहतर नीति निर्माण कर सकें। ठीक आप है। 15 दिन जो है ये संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन उन 15 दिन में भी आप जो है चाहते नहीं है कि किसी भी बिल पे चर्चा हो। अगर मैं पिछले सत्र की बात करूं मॉनसून में, तो आप 12 बिल ऐसे आए जिन पे जो है 15 मिनट से भी कम पे चर्चा हुई, या फिर बिना चर्चा के जो जल्दबाजी में उनको पारित कर दिया गया। उसके बाद भी आप क्या चाहते हैं कि आप जो है कि मूल मुद्दे पे जो है चर्चा ना हो। आज बीजेपी घबरा रही है, इस वजह से ये इन सत्र को जो है कम दिन के लिए कर रही है, ताकि जो है इन पे सवाल पूछा जाए कि किस प्रकार से हरियाणा के पंचायत के चुनाव का जब ईवीएम जो है सुप्रीम कोर्ट में आए, तो उसके बाद वो टैंपर्ड निकले, उससे पूरा इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पूरा बदला हुआ नजर आया। वो चर्चा नहीं चाहते इस मुद्दे पे कि किस प्रकार से जो है जहां जहां पे एसआईआर की जरूरत है वहां पे होगी नहीं। चाहे असम की बात कर लीजिए, वहां पे नागरिकता की जो है पहचान हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे असम हेमंत बिश्व शर्मा जी कहते हैं कि 19 लाख जो है घुसपैठिए पाए गए, उसमें से 12 लाख जो है वो नॉन मुस्लिम है। तो आप चाहते नहीं कि वहां पे एसआईआर हो, तो किस प्रकार से एसआईआर जो है पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध है। आप इन पे चर्चा नहीं चाहते, इस वजह से जो है आप जो है संसद को अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आरोप तो आप ही लोगों पर लग रहे हैं ना विपक्षी पार्टी पर, कि विपक्षी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। और मेरा सवाल आपसे ये था कि ये अभी आप लोगों की राजनीति का क्या वाकई में हिस्सा बन चुका है? तो उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अंश, एक और सवाल, क्योंकि देखिए जो आपने मुद्दे गिनाए हैं, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी शीतकालीन सत्र से पहले कितनी बार सड़कों पर आ चुकी है और जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज उठाई हुई है? मुझे कोई इसका कोई डेटा है तो वो जरा बताएं। मैंने यहाँ पे बात की प्रदूषण को लेकर। प्रदूषण को लेकर हमने लगातार दिल्ली में जो है जो है आवाज उठाई। दिल्ली में हमने इंडिया गेट के पास हमने आवाज उठाई, हमने जंतर मंतर पे आवाज उठाई। आपने तस्वीरें भी देखा होगा कि किस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण अपनी सांस के लिए, जब लोग बाग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, दिल्ली की पुलिस ने कैसे लोगों को घसीटा, ऐसे घसीट रहे थे जैसे वो कोई आतंकवादी हो, जैसे वो पता नहीं कौन से क्या हो, ऐसे उनको घसीटा जा रहा था। क्यों? अरे हम अपनी सांस ही तो मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने भी उस प्रदूषण के जो प्रदर्शन थी उसमें शामिल हुई, हमने उसको उठाया। मैंने यहाँ पे जिक्र किया एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर हमने लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहां जिन जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, चाहे वो बात यूपी की करिए, तो तमाम राज्यों की, वहां पे हम जो है लोगों से आह्वान करें कि आप भी अपने फॉर्म फिल करवाइए, और अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको हम उठाने का भी प्रयास करें। हम लगातार बीएलओ की जो आत्महत्या हो रही है उस मुद्दे को सड़कों पे उठा रहे हैं, लगातार संघर्ष करें। कौन सा मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं उठा रहे? हमने यहाँ पे अपने कहा कि इन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार चर्चा चाहती है। ठीक है, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। अमित तिवारी जी, जवाब दीजिए कि अगर विपक्ष चाहता है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर बातचीत हो सके, तो आप लोग भाग क्यों रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि विपक्ष चाहता नहीं है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाए। अगर आप भी चाहते हैं कि दोनों बेहतर परिणाम दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही दलों की तरफ से सामने आए, तो सर चर्चा तो करनी पड़ेगी। रितु जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को नमस्ते। देखिए, जिस तरीके से अभी अंश जी को मैं सुन रहा था, मैं उनसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वो उनको बिहार के इलेक्शन को लेकर कोई शंका अगर है, तो वो अपनी शंका अभी इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज करा दें, क्योंकि 45 दिन हो जाने के बाद ना इनको सीसीटीवी फुटेज मिलेगा, ना इनको कोई भी कागज मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इनको जो भी बिहार इलेक्शन को लेकर शंका है वो इलेक्शन कमीशन को अपनी दर्ज करा दें, और यही मौका है ताकि सीसीटीवी फुटेज को रिजर्व किया जा सके, दस्तावेज को वहां पर बरामद करके सही से रखा जा सके। पहली बात। दूसरी बात, देखिए रितु जी, ये है कि आज लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, आज अर्थतंत्र मजबूत हो रहा है और देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। हमने देखा किस तरीके से जो जीडीपी के आंकड़े आए बहुत ही उत्साहजनक थे, बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले थे, और देश इनके किसी भी बाधा में रुकने वाला नहीं है। इन्होंने कहा कि ये पर्यावरण को लेकर, बच्चों की सांसों को लेकर बहुत चिंतित हैं, और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और हम सब ने देखा, आपने भी रिपोर्टिंग वो दिखाई थी कि किस तरीके से पर्यावरण के आड़ में वहां पर हिडमा के लिए नारे लगाए जा रहे थे। तो इनका चाल चरित्र चेहरा तो उसी समय फाश हो गया था, पर्दाफाश हो गया था। ये चाहते क्या है? ये पर्यावरण के आड़ में नक्सलवाद को जीवित रखना चाहते हैं, ये पर्यावरण के आड़ में आतंकवाद को जीवित रखना चाहते हैं, ये पर्यावरण के आड़ में हिडमा को जीवित रखना चाहते हैं। और इन्होंने नारे लगाए कि हर घर से हिडमा निकलेगा। तो हमने भी बताया कि जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर को तोड़ा जाएगा, बुलडोज किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात मैं इसको ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने बताया बीएलओ को एसआईआर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, बीएलओ के ऊपर प्रेशर है। तो राखी जी, सबसे कम है
जो सबसे कम समय जो हमें मिला एसआईआर का वो बिहार में हुआ। बिहार में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वहां पर तो किसी बीएलओ ने आत्महत्या नहीं की, जबकि वहां पर समय भी कम था, वहां पर बहुत ज्यादा कवरेज भी करना था, तो वहां पे क्यों नहीं किसी बीएलओ के साथ समस्या हुई? रितु जी, समस्या ये है कि बीएलओ आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, बीएलओ की हत्या हो रही है। उनका तो सर राजनीतिक देखिए, अगर आप हत्या उत्तर वहां पे प्रदेश किया का भी जा रहा जिक्र है और कर ये रहे एक हैं बहुत कि अगर उत्तर गंभीर प्रदेश में बीएलओ की हत्या हो रही है तो शासन आप लोगों का है, आप लोग कार्रवाई करवाए। अगर कुछ भी शासन यहाँ पर शासन आपको कहाँ है? लगता है कि बंगाल में कोई शासन लूप होल हमारा है और कहाँ है? बाकी में किसी की हत्या करवाई जा रही है तो बहुत गंभीर विषय है, इस पर तो फिर बहुत 1-1.5 गंभीर घंटा विषय है आराम से राखी बहस जी, करनी चाहिए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बंगाल में हमारी और जहां जहां इनके जो गठबंधन दल के सरकारें हैं, वहां वहां ये हो रहा है। तमिलनाडु में भी यही स्थिति है, केरल में भी यही स्थिति है, बंगाल में भी यही स्थिति, जहां जहां झारखंड में भी यही स्थिति है। और इनके नेता बोल क्या रहे हैं? इनके नेता बोल रहे हैं कि अगर बीएलओ आए एसआईआर करने के लिए तो उसको बंधक बना लो, उसके जी। हाथ पैर तोड़ दो। ये तो इनके नेता बोल रहे हैं। ममता बनर्जी मंच से भड़काऊ भाषण दे रही हैं कि बीएलओ को देख लेंगे तो उनके परिवार को देख लेंगे। एक जी। एक बीएलओ के पीछे 4-4 तृणमूल के गुंडे घूम रहे हैं, उनको ठीक है। चिन्हित करते हुए उनकी मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। तो प्रेशर कौन बना रहा है, उनकी जान कौन ले रहा है, ये एक बहुत बड़ा जांच का ठीक विषय है, है। तो हम वही निश्चित तौर पर इस पर जांच वही बात वापस आ जाती है कि इनकी जान ले कौन रहा है, क्योंकि अगर हत्या की जा रही है तो ये बहुत गंभीर विषय ममता है और बनर्जी ऐसे में ले रही है। आप लोगों को एक्शन लेना ममता चाहिए। बनर्जी केंद्र ले में रही आप है। लोग बैठे हुए कांग्रेस हैं और क्या खून चाहिए की आपको प्यासी हो प्रूफ? गई है। अंश रितु जल्दी जी, से अपनी बात कांग्रेस रखिए। खून की प्यासी हो गई है। समाजवादी पार्टी ठीक है खून सर। की प्यासी हो नहीं, गई है। ममता बनर्जी सुनिए। खून की प्यासी हो गई है इन बीएलओ से। देखिए, पहली बात तो बंगाल में, हाँ देखिए, बंगाल में ये लोग जो है नॉन मुस्लिमों से 200-200 रुपए लेके जो है उनके फॉर्म फिल करवाएंगे और उसके बाद जो है उन्हीं का नाम आप काट कुछ देंगे। नहीं अरे हो भैया, रहा है वहां पे आप राखी जी, ये घुसपैठियों को इनका ढूंढ लीजिए। फेक सुन प्रोपेगेंडा लीजिए, है मैंने जो आपके बीच बस्ट में हो नहीं चुका बोला, है। आपके बीच में नहीं बोला। बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा है। सब्र रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। क्षमता बीएलओ है, को जो आप है सुनने आप की यहाँ पे क्षमता कह रहे कि रखिए। भैया उनसे बीएलओ आप की जो आप हत्या हो गई जान है, ले रहे हैं आपने खुद ही अपने अपने स्वीकार कर लिया सरकारों क्या? जहां ठीक है जहां सर, पे एक ये एक कर करके रहे बोलिए। हैं अमित इसका तिवारी जी, एक सेकंड सुन मुरादाबाद लीजिए। में मुरादाबाद में एक बीएलओ जो है वो जब आत्महत्या करता है, वो क्या लिखता है चिट्ठी में? वो लिखता है कि मेरे को टारगेट मैं नहीं पूरा कर पा रहा हूं, मुझ पे बार बार प्रेशर होता है, मैं रात में सो नहीं पा रहा हूं, इस वजह से वो जो है आत्महत्या कर रहा है। एक महिला बीएलओ जो है उत्तर प्रदेश में जो है, वो जब रो रही होती है, अपनी पीड़ा बयां कर रही होती है, उसका छोटा सा बेटा उसकी अपनी मां के आंसू पोंछ रहा होता है। ये सच्चाई है। यूपी के गोंडा के विपिन यादव जी, वो कहते हैं आत्महत्या जब कर रहे होते हैं, उसके परिवार वाले उनके बताते हैं कि उनको कहा गया था, उन पर दबाव था कि आपको जो है यादव वोटरों के नाम काटने थे। ये सच्चाई है। उसके बाद आप कह रहे हैं विपक्ष पे आप आरोप लगा रहे, कम से कम थोड़ी तो शर्म करिए। यहाँ पे आप कितनी निश्चित तौर निर्लज्जता पर के अमित साथ, तिवारी जी, आपको बेशर्मी इस के पूरे साथ मसले यहाँ पे को आप लेकर जो है सोचना पूरी चाहिए और बातों गंभीर को होना चाहिए, आप वो चाहे कर रहे केंद्र हैं। सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल का तो राखी उदाहरण जी, दे जवाब दिया देना सर, चाहूंगा। लेकिन 25 राखी बीएलओ जी। की मौत हुई है, जिसमें से 4 तो उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है? तो मुझे लगता नहीं कि आपको मुझे इस बारे में विस्तार पूर्वक समझाने की जरूरत है। लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे उत्तर साथ प्रदेश आशीष है, चतुर्वेदी जी भी गुजरात जुड़े है, हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश है, समाजवादी पार्टी के पाकिस्तान है, प्रवक्ता हैं। कितने सारे सर, इस पूरे बीजेपी मसले शासित को लेकर राज्य हैं, आप लोगों का क्या कहना और शीतकालीन सत्र का जो आज आगाज हुआ उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ विशेष तैयारी? देखिए, पहले तो एक छोटा सा अनुरोध है कि वो नेम को करेक्शन कर लें। वो मेजर आशीष चतुर्वेदी है, जी सर। तो ठीक। चाहूंगा वो हो जाए। जहां तक रहा आपके सवाल का जवाब, तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति के मन में ये आशंका है और ये सवाल है कि ये जो सर की प्रक्रिया है, ये 15-20 दिन 1 महीने में पूरा करने की इतनी जल्दबाजी भाजपा को और चुनाव आयोग को क्यों है? चुनाव तो 2027 में है, तो अभी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही क्यों ये सब पूरा कर लेना चाहते हैं? इतनी हाय तौबा क्यों है? इतनी जल्दबाजी क्यों है? इसका कारण क्या है? इसको समझने की जरूरत है कि जब पहले ऐसी प्रक्रिया की गई थी कांग्रेस की सरकार के काल में, काफी वर्ष पहले, तो उस टाइम 1.5 साल का वक्त लिया गया था इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो उस प्रक्रिया जिसको 1.5 साल में 1.5 साल में किया गया था, आज 1.5 महीने में करने की क्या मंशा है ज्ञानेश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की? ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ऐसा क्या है, इतनी जल्दीबाजी क्यों हो रही है। जहां तक रहा सवाल, अभी मैं जो विकास की बात हो रही थी, आज रिकॉर्ड लो पे है भारत की करेंसी, अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुकी है। यानी जो देश में सरकार चल रही है वो निश्चित रूप से तालिबान की सरकार से भी कहीं ना कहीं बेकार है, क्योंकि तालिबान, जिसको कि पूरे विश्व में कहीं से रिकॉग्निशन नहीं है, उनकी करेंसी इनकी मोदी सरकार के राज में
अफगानिस्तान से नीचे है। जिसको भी शक हो गूगल कर ले, और जितने भाजपाई हैं वो विशेष रूप से करें, क्योंकि उनकी आधों की तो डिग्रियां नकली हैं। बेचारे दौड़कर कोर्ट जाते हैं कि हमारी मार्कशीट कोर्ट से माय लॉर्ड दिखाई ना जाए। ये तो हाल है इन लोगों के। तो अपनी बीवी छुपाना, अपनी डिग्री छुपाना और अपनी फंडिंग छुपाना, ऐसे लोग जो हैं ये तीनों छुपाने के लिए कोर्ट जाते हैं। तो ये है भाजपाई। तो जो भी बैठे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपने कैसी सरकार चुनी है। अब लोग कहेंगे कि सरकार हमने चुनी ही कहा है, ये सब जो प्रक्रिया है इसी के तहत तो पहुंचे हैं। अगर सीधा चुनाव हो जाए तो कहाँ, तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, जीतना तो बहुत दूर की कॉमेडी बात शो लग रहा है। है ये ये तो। सच्चाई है। अच्छा, बात हो रही थी 60 करोड़ लोगों को आज भुखमरी का ये हाल है इस देश में कि 60 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, वरना भूखे मर जाएंगे। और इधर टीवी बैठ के इतनी बड़ी इकोनॉमी, उतनी बड़ी इकोनॉमी। इनके लिए एक और खुशखबरी है, आईएमएफ ने पहली बार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को इतनी पीछे ग्रेडिंग कर दिया है कि आपके जो तथ्य रखे जा रहे हैं वो भी सही नहीं है। क्योंकि पोल पट्टी ये लोग जीडीपी में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये वहां मैनिपुलेशन कर रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई जब खुल के आ गई है तो बेटा चाहे जितना हंस लो, अंदर से तो रोना ही है ना। तो अब ये आ गई बात। अब बात कर लीजिए दिल्ली में। आप दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे लोग, अब ये भी फैक्ट है, सबने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे सरकार कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। आप पोल्यूशन लेवल आज कहीं का भी ले लीजिए, दिल्ली तो बहुत ज्यादा, यमुना का पानी पीने लायक नहीं है, वहां की लौट रही हूँ सांस अमित जी, एक जो ही आपकी सेकंड। हवा है वो खराब है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। इनके किसी नेता से कोई बात नहीं करेंगे। आधों को तो एक्यूआई का फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो धड़ाम से मंच से गिर जाएंगे कि ई का होत है। तो ऐसे लोग हैं, नकली डिग्री लेके बैठे हैं, तो पता कहां से क्या होगा कि एक्यूआई होता क्या है। वो एएसआई सोचने लग जाएंगे। वो सोचेंगे जैसे हमने लाल किला अडानी को दे दिया है, ऐसे ये इस तरीके से हम किसी और को कुछ दे देंगे। क्योंकि मंशा तो सिर्फ उतनी है, अडानी और अंबानी के आगे सोच कहां पा रहे हैं कि बस इन्हीं दोनों को देना है सब कुछ, चाहे आपके जंगल हो बड़े बड़े या शहर हो। हमने वो भी वीडियो देखा जहां हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जज ने पूछा कि एक फैक्ट्री के लिए आपने एक जिला दे दिया। तो वही जहां पे अभी सर की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, तो वहां ये वहीं का हाल है। तो जहां ऐसी, और अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर लीजिए, देश में पहली बार इतनी कमजोर सरकार है कि चीन और नेपाल ने हमारे देश की जमीन कब्जा रखी है, ये सबको पता है, लेकिन उस पे बात नहीं करते हैं। एक बार मोदी जी ने कह दिया बस मंच सदन में कि हम इस पे बात करेंगे, और वो बात खत्म हो गई। तो भाई साहब, इतनी कमजोर सरकार है आपकी कि आप बात तक नहीं कर पा रहे हैं उस चीज पे, और उसके बाद आप टीवी बैठ के जितना गुणगान कर लीजिए उससे कोई फायदा नहीं है। आप महंगाई को ले लीजिए, कहां से कहां चली गई। कांग्रेस के टाइम में मैक्सिमम 14% टैक्स हुआ करता था, उससे ऊपर का स्लैब नहीं था। आज 40% तक का स्लैब है, 40%। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना भाजपा ने लूट लिया। अंग्रेज और औरंगजेब मिलके नहीं लूट पाए जितना इस देश के एक नागरिक को भाजपा ने लूट लिया। और सब लूट का पैसा ले लेकर सब बाहर जा रहे हैं, और ये बैठे तमाशा देख रहे हैं। तो कहीं कि क्या देश को दिख नहीं रहा है, या देश की जनता को दिख नहीं रहा है कि हो क्या रहा है हमारे देश में। ये हाल हो गए हैं, मतलब वर्चुअल सिविल वॉर, इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरने की कगार पे खड़ी हुई है, बिल्कुल गिरने की, ये हाल है। तो लेकिन आप भले ही भाजपा में हो, लेकिन उस सच्चाई से आप बच नहीं सकते। ठीक है अमित तिवारी जी, जल्दी से जवाब दीजिए। गलत नैरेटिव आप लोगों की तरफ से सेट करने की कोशिश हो रही है। नहीं ऋतु जी, मुझे तो इनकी बातें सुनकर ही हंसी आ रही थी, क्योंकि उनमें झूठ के अलावा और कुछ नहीं था। झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा आईएमएफ ने ग्रेड सी दिया। ठीक है, आप सुन लीजिए मेरी बात को, आप अपने समय पर बोलिएगा। आईएमएफ ने डाउनग्रेड कर दिया है। अब इनको ये पता ही नहीं है कि ये जो ग्रेडिंग है, जो सी ग्रेडिंग दी है। मेरी बात तो सुन लीजिए मान्यवर, बीच में बोलने से क्या हो जाएगा। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने बीच में कहीं नहीं टोका आपको। विस्तार से आपके झूठ को सुन रहा था। देखिए राखी जी, समय देखिए, इनको चुप कराइए। जिस तरीके से आपने मुझे बोला राखी जी, मेरे ख्याल से आपको इनको भी बोलना चाहिए। जब आपने मुझे समय दिया है तो मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। कंपनी का जितना टर्नओवर उतनी फंडिंग। ये सब राज तो खुले थे जब आपकी वो काला चिट्ठा खुला कोर्ट में जाके, आप छुपा रहे थे ना। आप तो वो थे जो काला धन वापस लाने वाले थे, और फिर एसबीआई की लिस्ट दिखाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ गया देश की जनता को। काला धन वापस ला रहे थे ना आप लोग।
फिर पता ठीक चला है, ठीक है। स्विस आशीष बैंक में आशीष आंकड़े आशीष जारी थे तो चतुर्वेदी जी, पता अब चला सुन कि लीजिए, आपकी सुन सरकार लीजिए आने सर, के वो बाद आपने तो जो मुद्दे देश उठाए, जो सवाल इंडिया पूछे, से उन्हीं सवालों का स्विस जवाब बैंक दे रहे हैं। में अभी मेरे दुगना साथ हो एक गया, खास मेहमान और स्विस बैंक में जुड़ी हुई है, काला सुशी धन बेन जी, दुगना हो गया। उनका भी मुझे ओपिनियन लेना है। जल्दी से अमित तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए अब। देखिए राखी जी, रितु जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता कि जब मुझे टोका गया तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप उन्हें भी टोके। इतना समय उन्हें नहीं देना चाहिए था बोलने के लिए मेरे बीच में। सही मैं ये बात है, कह रहा इतने था कि इतनी पोल IMF, पट्टी खोलना भी ठीक नहीं होता यार, थोड़ी सी ठीक है पोल सर, पट्टी दोनों का खोलनी ऑडियो चाहिए। पीसीआर कहाँ प्लीज तक म्यूट पता कर है? दीजिए। ये ऐसे में सुशी बेन जी आपके पास आते हुए, जो आज शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है भाई हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, SIR को लेकर जो हम सड़क पर पहले भी हंगामा और प्रदर्शन हो रहा था, वो अब सदन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सभी को नमस्कार। और मैं मेरे मेजर साहब और मैं अंश की सुन रही थी, बेतुकी और बेबुनियाद बातों को सुन रही थी। मैं उम्मीद करती थी कि एटलीस्ट हमारे मेजर साहब पढ़े लिखे हैं तो बराबर सटीक और मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से वो मन बहला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक। यही लोकशाही का अपमान है मेजर साहब। आज आप संसद का सदस्य, अपना जो संसद का नहीं, कौन सी अफवाह है बताइए ना जरा, कौन सी अफवाह, मैं भी जानना चाहता हूँ। लेट मी आल्सो करेक्ट माय सेल्फ। क्या प्रदूषण के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, अरे वॉकआउट नहीं कौन होना सी अफवाह चाहिए। फैलाई मैडम, बताओ ना। एक अरे भाई, आशीष चतुर्वेदी जी एक बार सुन लीजिए सर, बार बार सही नहीं लगता है बीच बीच में टोकना। ये विनम्र निवेदन मैं आपसे कर रही हूँ, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, आपकी पूरी पूरी बात सुन गई है। बता दीजिए कौन सी अफवाह फैलाई, बताइए तो मैं भी ठीक कर दूंगा अपने आप को। ठीक है, पहले वो अपना स्टार्टिंग कमेंट तो दे दे सर, रुक जाइए, सुनिए पहले। हमने अफवाह फैलाई, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी अफवाह, बता दीजिए। सर अगर आप तीनों को एक साथ बोलना है तो ऐसा करिए, आप तीनों आपस में ही सवाल पूछ लीजिए और आपस में ही उन सवालों के जवाब दे दीजिए। मेरी कोई जरूरत नहीं है फिर। क्या चल रहा है? आप तीनों आपस में बैठ के फिर आपस में ही बातचीत कर लीजिए, एक बार बात तो कंप्लीट हो जाए। सुशी बेन शाह जी आप अपनी बात रखिए, अमित तिवारी जी और आशीष चतुर्वेदी जी विनम्र निवेदन है, प्लीज सर। सुशी बेन जी जी, अभी आप सिर्फ देख रहे हैं कि राजनीति गोलबंदी करना उनका वही है। वो बात कर रहे थे कि भैया प्रदूषण की बात, जरूर आपके साथ मोदी विरोध, NDA विरोध के सिवाय कुछ पॉलिसी है विकसित भारत के लिए? आपने एक भी ऐसा मुद्दा संसद में उठाया? झूठ बोला देवी जी, वो तो बता दो, खुलासा तो कर दो, भांडा तो फोड़ दो हमारा। मैं तो रितु जी, इस तरीके से नहीं होना बोलो ना चाहिए। कौन सा झूठ बोला, बताओ दिस इज नॉट वो बताओ ना। जिस किसी आप को बैठ के बोलने टीवी नहीं पे टाइम देना, मत वेस्ट करिए, आप बताइए कि आप कौन सी चीज वेस्ट झूठ कर रहे हैं बोली, टाइम। स्पेसिफिक। आप यू मेजर साहब, आपकी बेतुकी बात हमने सुन ली, आप सुनिए। ओहो, तुम्हारी तो शक्ल ही बेतुकी दिख रही है भाई। अरे क्या पहले तो बात तुम कर रहे हो? चलिए एक सेकंड, पर्सनल कमेंट नहीं, और पहले बोलने से पहले जरा सोच समझ कर बोलिए आप क्या और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी अगर चर्चा करनी नहीं आती तो सर आप जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप तमीज से तो बात कीजिए। आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं किसी महिला पर। तुमने कुछ सच बोला है आज तक कभी आईना देखा है तुमने? You should see the आईना and then come and sit on the debate. Don't just come and sit on the debate like that. रिस्पेक्ट योर, आपके पद You को don't have सम्मान anything to दीजिए। say. इंसान किस तरीके से बात कर ठीक है, चूंकि मेरे पास समय भी ज्यादा नहीं है, ऐसे में पीसीआर प्लीज सभी का ऑडियो म्यूट करते हुए सुशी बेन जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। और सवाल आप लोगों से ये है मैम, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष बातचीत करना चाहता है तो आप लोगों की तरफ से क्यों उस चीज को बॉयकॉट कर दिया जाता है? उस चीज मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, वो आगे आए हैं। आप देखिए बिहार का मॉडल देखिए, बिहार में SIR हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जजमेंट दिया था, उन्होंने एक रोड मैप दिया था, वो हिसाब से SIR हुआ। जितने भी डिलीट हुए, आप मुझे बताएं ऋतु जी, एक भी अपील हो पाई है? ये जो राजद हो या सपा हो या कांग्रेस हो, एक भी लिख के अपील दी है? उन्होंने मार्च भी किया, हाँ 1100 किलोमीटर चले, कुछ 110 कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, क्या रिजल्ट आया? 4 सीट ही जीत पाए। आप मुझे बताएं, लोगों के साथ नहीं जुड़े, वो सिर्फ सोशल मीडिया और गूगल में ही जुड़े हैं, तब जाके ऐसा रिजल्ट आता है। ठीक है, 45 बिहार के पर आज भी मुद्दा उठाया ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने, एक भी रिटर्न अपील दी है? भारत संसद एक रूल्स और उस पर चलता है। आपको पता है इलेक्शन कमीशन में कैसे किया जाए? आप कंप्लेंट दीजिए, हाई कोर्ट जाइए, एक भी मुद्दे को लेके हाई कोर्ट और वहां गए क्या नहीं, सिर्फ ठीक है, मतलब विपक्ष की तरफ से महज हंगामा किया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल NDA का ये कहना है। बहरहाल मेरे पास समय की चूंकि कमी है, मुझे चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।
खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती।